Hello everyone, welcome back to the Swami Vivekananda Institute and myself Dr. आरती मलिक। मैं आपको केमिकल साइंस पढ़ा रही हूँ। जो हम लास्ट टाइम से टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है किसका, आपके नेट के सिलेबस का। तो इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा भी आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कभी कभी आपका डीडी ट्रांजिशन से एक फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी भी टाइप का आ सकता है। कलर, इंटेंसिटी, वेवलेंथ वगैरह की डीडी ट्रांजिशन किस में कितने होंगे, किस कॉम्प्लेक्स में। तो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पूरा आइडिया उनका होना चाहिए, क्या क्या उनका नोमेनक्लेचर, उनके अंदर आइसोमेरिज्म क्या है, डीडी ट्रांजिशंस क्या होते हैं। डीडी ट्रांजिशन के अलावा कौन कौन से ट्रांजिशंस जैसे मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये सब टाइप की चीजें, इसके अलावा मैग्नेटिज्म, और एक होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में क्या करना, इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, मोनो बाई ट्राई ये सब, और थोड़ा बेसिक चीजें देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, जैसे कि हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, इन सारे कंपाउंड्स का अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर होता है जो कि हम पढ़ते हैं। वही सेम चीज होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी आपको आना चाहिए क्योंकि उससे भी एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म आपने अभी तक पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें कि क्या होता है कि एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट क्या है कि वो एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज होता है। या तो क्या होता है कि जैसे कि कीटो इनॉल ट्यूटोमेरिज्म, कि कोई भी कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइदर एज अ कीटो फॉर्म और एज अ इनोल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में वेरिएशन होता है ड्यू टू दिस प्रोटोन। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। लेकिन अभी तक ये आपने सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ी होगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म सिर्फ एक ही जगह पढ़ी जाती है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 में कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है, किस टाइप से आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी आइसोमेरिज्म कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेंगे, और किस टाइप से आप एक कंपाउंड के आइसोमर्स निकालोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। वहां आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर ऑफ CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव एंड FeO4 2 नेगेटिव। इसमें पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, आइदर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। तो दो टर्म आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों में क्लियर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइज करना क्या होता है, ऑक्सीडाइज करना मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, एक्सेप्ट करना, और रिड्यूस करना मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देना। जैसे कि NaCl के अंदर, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है NaCl का, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला,
और ये कन्वर्ट हुआ Na+ आयन में, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हुआ क्लोराइड आयन में। तो सोडियम का यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, सोडियम एटम टू सोडियम आयन, और Cl का हुआ है रिडक्शन, Cl एटम टू Cl क्लोराइड आयन या Cl आयन। तो जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उसका होता है क्या, रिडक्शन, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका होता है ऑक्सीडेशन। नॉर्मली ये चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, किस एटम से निकलेगा और कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कोई एटम करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। बेसिकली दोनों टर्म क्या है, एनर्जी टर्म है, एनर्जी। सारा मैंने बताया था आपको शुरू में कि सारा खेल है एनर्जी और स्टेबिलिटी का, कहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, कहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये चीजें आपको समझनी है। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स, और अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये अट्रैक्शन फोर्स आपको तोड़ना पड़ेगा। कोई भी बॉन्ड तोड़ने के लिए, कोई भी फोर्स तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, तो यहाँ पे एनर्जी दी जाएगी, और ये जो एनर्जी दी जाएगी इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, जब किसी एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा, एटम के क्लोज इलेक्ट्रॉन आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, तोड़ना नहीं होगा, डेवलप होगा। तो जहां पे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा वहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी जो रिलीज होगी इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोनों प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, एक में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एक में रिलीज हो रही है। जितनी, तो क्या होगा कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कोई भी बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन डालने के लिए अगर एनर्जी रिलीज हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली किसी भी एटम के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली कुछ कुछ एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना इजी होता है, कुछ से इजी नहीं होता। तो ऐसे केस में जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं होता वहां पे यूज करते हैं, वहां पे आप यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैपेबल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली छीन सकते हैं। कहने का मतलब है कि उस प्रोसेस को जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को ये इजी कर देते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कोई रिएक्शन अगर स्लो हो रही है तो उस रिएक्शन को वो फास्ट कर देते हैं। किसी भी रिएक्शन का, अगर कोई रिएक्शन 2 या 3 दिन में हो रही है तो अगर आप उस पर एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट लगाएंगे तो वो रिएक्शन 2 या 3 घंटे में हो जाती है। तो कहने का मतलब वो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को स्मूथ कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। वही काम यहाँ पे करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी एटम से, मॉलिक्यूल से, किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एजेंट यूज होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो किसी से भी इलेक्ट्रॉन इजीली छीन सके। रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को इलेक्ट्रॉन इजीली दे सके। तो ये दो टर्म्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई एटम हो या आयन हो, कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनका काम है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब +2, +3, +4, +6, +7 तक। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं इजीली। तो वर्क करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें देखना है बेसिकली कि इनमें से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब आपको समझ आया होगा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सके, जो किसी को इजीली इलेक्ट्रॉन ना दे, ये उससे भी छीन सके, तो उसकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, जितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन किसी से अट्रैक्ट कर पाएगा। 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, तीनों के तीनों क्या है कि ऑक्साइड्स हैं, CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, FeO4 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन तीनों में कॉमन है, चेंज किसमें हुआ है, मेटल में। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, सबसे पहले आप जिन चीजों को जिस भी बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, आपको उनमें देखना है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किस चीज का है, मेटल का। और मेटल में सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल देखते ही सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर डिपेंड करती है। किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हाई होगी, उतना अच्छा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, इसके अलावा ये +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, ठीक है। +7 में कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका D0, यानी कि D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी है। 2 के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसके पास जिस चीज की जितनी ज्यादा कमी होगी, वो उसके प्रति उतना ही क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी उसको क्या करते हैं, छीनने के प्रति किसी से इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होगा। तो यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी है, इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा हाई होगी, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन आपको तीनों मेटल का क्या निकाल लेना है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X मान लो इसको, +4 × -2 इज इक्वल टू -2, X -8 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से आई है +6। सेम इसी तरीके से मैग्नीज की निकालेंगे, मैग्नीज की कितनी होगी, MnO4 2 नेगेटिव, X -8 इज इक्वल टू -2, ये भी कितना आया, +6। नेक्स्ट है FeO4 2 नेगेटिव, ये भी कितना आया, +6। अब तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, कॉमन आ गई है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन आ जाए, अब सेकंड फैक्टर पे आप चलेंगे। अगर यहाँ पे दिया होता कि मैग्नीज की आ जाती +7, क्रोमियम की होती +4 और आयरन की होती +2, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते थे कि जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम। तो अब आपको जाना है एक और एडवांस लेवल पे, उसमें क्या करना होगा, उसमें आपको देखना होगा कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सारा खेल है किसका, d ऑर्बिटल्स का। तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपने कंपेयर करने हैं, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब क्रोमियम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D4S2 यानी कि D0, इसके अंदर D के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज, मैग्नीज में टोटल 7 होते हैं, तो इसका हुआ D1। नेक्स्ट है आयरन, आयरन का होता है D6S2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, D2। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा ये, उसके बाद होगा ये, और उसके बाद होगा ये वाला, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का, वो है आइसोमेरिज्म। बट आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए।
चलिए देखते हैं। ज्यादातर आपने पढ़ा होगा कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसमें ये होता है मेटल, कोई भी लिगेंड है Ml6 N प्लस माइनस, Ml4 N प्लस माइनस, Ml3। ये मैंने 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखे हैं। आपको ज्यादातर ये बताया जाता है कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्यादातर ये बताया जाता है कि ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पे ये 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यहाँ पे 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यहाँ पे 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। बट ऐसा नहीं है, ये चीज कुछ कुछ कंपाउंड्स में पॉसिबल है, कुछ कुछ कंपाउंड्स में आप ये अप्लाई कर सकते हो, बट हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में सच है, बाकी में नहीं। नॉर्मली आपसे दूसरी डेफिनेशन, पहले पॉइंट में आपको ये बताया जाता है कि जितना यहाँ पे नंबर हो दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा पॉइंट आपको ये बताया जाता है कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू मेटल, ठीक है, जितने मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ज्यादातर ये भी डेफिनेशन दी जाती है या ये चीज भी आपको पढ़ाई जाती है, बट ये चीज भी पूरी तरह से सही नहीं है। ये भी पॉइंट गलत है, ये भी पॉइंट गलत है। गलत नहीं कह सकते, मतलब ये हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में ही अप्लाई होता है। लेकिन आपने पढ़ा है कि मोनोडेंटेट के अलावा और भी लिगेंड, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं, तो आप वहां पे इस रूल के थ्रू कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल सकते। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर और व्हाट इज एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एग्जैक्ट, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं या इसको आइडेंटिफाई करना बताऊं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड टू मेटल एटम। इस एक लाइन से आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ डोनर एटम्स, आपको ना लिगेंड देखने हैं ना ही ये देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, आपको देखना है कितने डोनर एटम्स जो है मेटल से अटैच हुए हैं। एग्जाम्पल से देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल लू CuNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड भी कितने अटैच है 6 और ये नंबर भी कितना है 6, ठीक है। बट हम इस चीज के बेसिस पे नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, ऑक्टाहेड्रल है। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्यादातर जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। NH3 ठीक है, ये होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, जिसमें ये सारे एटम्स एक प्लेन में होता है 5 और ये वाला अबव द प्लेन और ये वाला बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिगेंड कौन सा है, अमोनिया दैट इज NH3, और NH3 के अंदर डोनर एटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? NH3 की स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच जाता है 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग के बाद। अमोनिया के अंदर 2 ही तरह के एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिया है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में यूज किए तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे हैं। बहुत शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन लिगेंड की ये बताई थी कि लिगेंड वो होता है जिसके पास कम से कम एक एटम ऐसा हो जिसके पास एक लोन पेयर मिनिमम हो डोनेट करने के लिए मेटल को। मेटल के साथ वही लिगेंड बाइंड करेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब उसमें कोई एक एटम तो कम से कम होना चाहिए, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है बॉन्डिंग के लिए, सिर्फ नाइट्रोजन के पास बचा है, तो ये मेटल के साथ बाइंड यहाँ पे अमोनिया का कौन सा पार्ट करेगा, दैट इज नाइट्रोजन। तो कितने नाइट्रोजन है, तो हमको ढूंढने हैं नंबर ऑफ डोनर एटम्स,
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स था आपका CuNH3 का 6, 2 पॉजिटिव। नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है और एक अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर एक ही नाइट्रोजन है, तो टोटल नाइट्रोजन कितनी हुई 6। तो यहां से हमने निकाला है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल देके समझाती हूँ जिससे समझ आएगा। CuEn का थ्राइस 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है CuEn का थ्राइस 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे नंबर लिखा है 3 और लिगेंड भी कितने हैं 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। अब आपको ये चीज समझ आएगी कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स क्यों देखने हैं, लिगेंड क्यों नहीं देखना। लिगेंड 3 है और नंबर भी 3 लिखा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। EN का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, ये होती है थाइलिन डाइअमीन, जिसके अंदर इस पार्ट से हमको मतलब नहीं होता, मेन होता है हमें डोनर एटम देखने होते हैं। ज्यादातर इथाइलिन डाइअमीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 NH2। केमिस्ट्री में कॉर्नर अगर ये आ जाए स्ट्रक्चर में, कॉर्नर का मतलब होता है कि एक कॉर्नर का मतलब एक कार्बन, दो कॉर्नर का मतलब दो कार्बन। तो इथाइलिन डाइअमीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इथाइलिन डाइअमीन की स्ट्रक्चर को जब हमने देखा तो इसके अंदर दो डोनर एटम है, एक लिगेंड के पास दो डोनर एटम है, 3 लिगेंड के पास कितने हुए 6 डोनर एटम्स। तो टोटल नाइट्रोजन इसके अंदर 6 है, टोटल डोनर एटम 6 है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। सेम आपको एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि क्रोमियम Gly का थ्राइस 2 पॉजिटिव, ठीक है। Gly होता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो एक लिगेंड है जो कि ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है उसका बना होता है। इसके अंदर एक नाइट्रोजन डोनर और एक ऑक्सीजन डोनर। तो सिंपल निकालने का तरीका क्या है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड कितने हैं 3, एक लिगेंड के अंदर एक नाइट्रोजन डोनर है, एक ऑक्सीजन डोनर है, तो 3 के अंदर 3 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन डोनर, टोटल डोनर हुए 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6 और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये मैंने डेफिनेशन में इसमें डाल दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्सेस इज द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड। ये पॉइंट आपको बस इतना याद रखना है, नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड टू मेटल आयन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी देर से मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही हूँ, उसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री दोनों आपस में रिलेटेड है। और ज्योमेट्री क्यों पढ़नी है, क्योंकि ज्योमेट्री से ही आप आइसोमेरिज्म पढ़ पाएंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ पाएंगे या किस तरह का वो मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितने डी ट्रांजिशन होंगे, कितने डी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उसके अंदर डिस्टोर्शन होगा या स्ट्रक्चर जो होगी नॉर्मल होगी, ये सारी चीजें आपको ज्योमेट्री से पता चलेंगी। जिस तरीके से मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब कि उसकी स्ट्रक्चर का आइडिया होगा तभी आप उसकी प्रॉपर्टीज बता पाएंगे और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में है, आपको इनकी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री से ही आप क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म बता पाएंगे, इनकी रिएक्शंस कैसी होंगी वो बता पाएंगे। तो सारी चीजें रिलेटेड टू ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्योंकि मोटा मोटा कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर ही डिपेंड करती है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो या तो टेट्राहेड्रल होंगे या स्क्वायर प्लैनर होंगे।
ठीक है, दोनों में से कोई सा भी पॉसिबल होंगे, ये एक मोटा मोटा आइडिया हुआ। बाकी आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा और कौन सा टेट्राहेड्रल होगा, कॉन्फ़िगरेशन से और लिगेंड से, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नेक्स्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पे कोई दूसरा केस होता ही नहीं है, ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ठीक है, तो अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है, ये पढ़ना जरूरी है कि किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने लिगेंड उसको सराउंड करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ मेटल, आयन और एटम। सबसे पहला पॉइंट है कि साइज के ऊपर डिपेंड करेगा मेटल आयन का साइज क्या है। कैसे, देखिए, अगर कोई एक मेटल आयन है ये, जिसका साइज है छोटा, ठीक है, एक मेटल आयन है ये जिसका साइज है बड़ा, दोनों मेटल आयन है m प्लस माइनस n से मैं इसको कर देती हूँ m n प्लस। ठीक है, कोई भी मेटल आयन है सपोज करो ये 3D ग्रुप का है और ये है 5D का। ये सीरीज होती है ना 3D सीरीज, उसके नीचे 4D और उसके नीचे 5D। जैसे ही अप टू डाउन जाते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, साइज जो है एटम का बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ती जाती है। तो एक ये एटम, एक ये मेटल एटम है और एक ये मेटल एटम है या आयन है, जो भी है। तो इनमें से अब इसको कितने लिगेंड सराउंड करेंगे ये डिपेंड करता है मेटल एटम के साइज के ऊपर। जैसे ये है, इसका साइज बहुत छोटा है तो इसको कम लिगेंड सराउंड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आ जाएगा लिगेंड, लिगेंड के बीच में क्या आ जाएगा, रिपल्शन। क्योंकि लिगेंड क्या है, एक पॉइंट, एक वो है, मॉलिक्यूल है या एटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए इसको सराउंड कर सकते हैं बहुत ही कम लिगेंड्स। अब इसका साइज बड़ा है, इसमें रिपल्शन कम होगा, तो इसको ज्यादा लिगेंड सराउंड कर सकते हैं क्योंकि रिपल्शन कम होगा, दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब आपने देखा इसमें मैक्सिमम सेम साइज के 4 लिगेंड सराउंड कर सकते हैं, इसमें 2 4 5 6, इसमें 6 कर सकते हैं। तो बेसिकली साइज जितना छोटा होगा सेंट्रल मेटल एटम का, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही कम होगा, और साइज बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि 3D सीरीज के जो मेटल एटम होते हैं, जैसे कि ये मैग्नीज हुआ, क्रोमियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, स्कैंडियम हुआ, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 या 4 ही मिलता है, इससे हायर नहीं मिलता। बट जब आप लेंथेनाइड्स में जाएंगे, एक्टिनॉइड्स में जाएंगे या नीचे वाली सीरीज में जाएंगे 5D में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के भी कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, 12 तक मिलते हैं लेंथेनॉइड में। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर के भी कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और बड़े साइज में बहुत सारे लिगेंड विदाउट रिपल्शन रह सकते हैं, स्टेबल। ठीक है, तो ये हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, साइज ऑफ लिगेंड एंड द स्टीरिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड्स। लिगेंड के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लिगेंड अगर बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, कम लिगेंड अटैच होंगे, अगर छोटे साइज का होगा, रिपल्शन कम होगा तो ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन मेटल एटम और आयन। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका डी ऑर्बिटल है मेटल का, डी ऑर्बिटल होता है बाहर की साइड, एफ ऑर्बिटल होता है अंदर की साइड। ठीक है, तो डी मेटल का डी ऑर्बिटल और जो लिगेंड आएगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके और इनके बीच में होता है रिपल्शन, और वो रिपल्शन जो होता है वो लिगेंड को दूर धकेलेगा मेटल से। तो जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना रिपल्शन बढ़ेगा और उतना कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। नेक्स्ट है वेदर द लिगेंड फॉर्म पाई बॉन्ड विद मेटल आयन और नोट। पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होने की क्या कंडीशंस है और लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या कंडीशंस है। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इन केस ऑफ 4D सीरीज, 5D सीरीज, लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। ठीक है, और छोटा लिगेंड होना चाहिए इसके लिए और स्मॉल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कम से कम हो ताकि रिपल्शन कम हो। छोटा क्या होना चाहिए, स्मॉल लिगेंड होना चाहिए और
मेटल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। साइज बड़ा दैट मीन्स 4D या 5D सीरीज का मेंबर हो या फिर कोई लैंथेनाइड हो। 3-4 चीजें हुई जो मेन हुई। बेसिकली आपको 3 चीजें याद रखनी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी? फॉर हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं? सबसे पहली चीज, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन साइज होना चाहिए कैसा? लार्ज। और लार्ज साइज वाले जो एटम है वो आपको कहां पे मिलेंगे? 4D 5D सीरीज के अंदर और इसके अलावा लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में। ठीक है, तो जो ज्यादातर 5D और 4D सीरीज के मेंबर्स होते हैं और लेंथेनाइड्स होते हैं वो ही हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हायर मतलब 6 से ज्यादा, 6 तक कॉमन है, 4 6 ये कॉमन है, 6 से ज्यादा अगर मिल रहा है 7 9 11 12 ये होता है हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड पॉइंट है कि लिगेंड का साइज छोटा होना चाहिए। लिगेंड शुड बी स्मॉल इन साइज। क्योंकि अगर लिगेंड का साइज बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा? आपस में ही रिपल्शन होगा और स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। स्टीरिक हिंड्रेंस और रिपल्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। छोटे साइज के लिगेंड बहुत सारे अटैच हो सकते हैं, बड़े साइज के 2 या 2 से ज्यादा ही, 2 या 4 तक ही हो सकते हैं। तो लिगेंड का साइज छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। डी के अंदर जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो डी ऑर्बिटल है मेटल का, अगर इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड आया उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें क्या होगा? रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल नहीं होगा क्योंकि लिगेंड मेटल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम से कम हो तभी जाके क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लिगेंड मेटल के साथ जुड़ पाएंगे। तो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होनी चाहिए, लिगेंड का साइज छोटा होना चाहिए और एटम, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या क्या कंडीशन है? इसकी ऑपोजिट 3D सीरीज के मेंबर लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लोअर मीन्स 4 या 6, और साइज जो होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का छोटा होना चाहिए और लिगेंड बल्की, बल्की लिगेंड जैसे कि इथाइलिन, डायमीन, ग्लाइसिनेटो, ये सब जो हमने अभी पढ़े थे। तो ये हुई दोनों कंडीशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमने देख लिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे ही आगे सारा कुछ, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी चीजें होंगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगी। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है बट उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। किसके अराउंड? सेंट्रल एटम के अराउंड वो अरेंज अलग अलग तरीके से होंगे, तो उसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। किस किस तरह, कौन कौन से टाइप की हो सकती है? एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब जो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। ठीक है, एक एटम अभी यहाँ अटैच था, अभी इधर अटैच होगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये वाले टाइप्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो ही तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मेटल के अराउंड, जो स्टीरियो का मतलब होता है कि मेटल के अराउंड जो स्पेस है उसमें जो एटम्स है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे, इसको कहेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के कौन कौन से टाइप हैं? आयनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, पोजिशन, और लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? कुछ कुछ ऐसी है जो जिससे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, कुछ कुछ ऐसे है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे आयनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन मिल जाता है, लिंकेज से भी,
मिल जाता है क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इन दो से मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान से पढ़नी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी इन्हीं को ढूंढना है, बाकी ये वाली तो इजी होती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आयनाइजेशन से। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? इसको समझने से पहले आपको जो दो चीजें क्लियर होनी चाहिए वो दोनों क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड व्हाट इज आयनाइजेशन स्फीयर? ठीक है, दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए ये वाली आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि इसमें एक्सचेंज होता है लिगेंड का बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। तो दो टर्म्स क्या है, ये जो ब्रैकेट बना होता है, डब्बा जो बना होता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस डब्बे के बाहर जो भी स्पीसीज होगी ये, इसको कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। या फिर इसको काउंटर पार्ट भी बोलते हैं, काउंटर पार्ट या काउंटर आयन। ठीक है, क्योंकि शुरू में एक चीज डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में जब डिफरेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि डबल साल्ट पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं पानी डालते ही, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो नहीं टूटते। उसका रीजन ये है, ये आयनाइज होगा यहाँ से, सिर्फ इतना पार्ट इसका आयनाइज हो सकता है, ये हो जाएगा MnH2O का होल 4, इसके ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये यहाँ से आयनाइज हो सकता है, यहाँ से। ये जो बॉक्स के अंदर जो स्पीसीज है वो एज इट इज रहेंगी, वो नहीं टूट सकती। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि ये पार्ट आयनाइज हो सकता है। तो ये दोनों पार्ट के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज ही कहलाएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, exchange of ligand between coordination sphere and ionization sphere is known as ionization isomerism, और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स। एग्जांपल देखिए, जैसे ये है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 अमोनिया लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, सल्फेट आयन है। ठीक है, तो और इसमें क्या हुआ, सल्फेट आयन अंदर चला गया और Cl आयन बाहर चला गया, एक्सचेंज हो गया। किस किस के बीच में, सल्फेट और Cl के बीच में। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, सल्फेट आयन ग्रीन कलर से यहाँ पे अंदर चला गया, यहाँ पे बाहर चला गया। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स तो सेम है, जितने एटम थे पहले, जैसे इसके अंदर कौन कौन से थे, अमोनिया, Cl, SO4, कोबाल्ट, कोबाल्ट, अमोनिया, SO4, Cl, सेम है। बट उनका क्या है, अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो गया है। पहले एक डायरेक्टली मेटल के साथ बाइंड था, ये वाला जो है इनडायरेक्टली बाइंड था, अब डायरेक्टली बाइंड हो गया है। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी सारा कुछ सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज्यादातर आप जब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हो तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी मेटल या कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, इसी चीज के ऊपर आइडेंटिफाई करते हो। भाई अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखनी है, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखनी है, तो आप पहले उसका कंपोजिशन देखते हो कि अच्छा इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और इतनी इतनी है। लेकिन जब आपके पास दो कंपाउंड ऐसे आ जाएं जिनके अंदर सेम एटम्स है और सेम अमाउंट में है, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स तो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि ये जो बाहर वाला आयन है ना, ये रिएक्ट कर सकता है किसी के साथ, लेकिन जब ये इसके अंदर चला जाएगा तब रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ, और BaSO4 का पीपीटी बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, सेम रिएक्शन जब आप इसके साथ कराएंगे, SO4 सल्फेट आयन यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट कर गया मेटल के साथ डायरेक्टली, तो अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, अब ये कोई पीपीटी BaSO4 का नहीं देगा। अब एक आपने सुनी होगी रिएक्शन AgCl का पीपीटी बनता है,
ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे Ag प्लस सिल्वर प्लस आयन के साथ तो AgCl का पीपीटी बनेगा। अगर आप इसके साथ कराओगे तो AgCl का पीपीटी नहीं बनेगा। तो ये तरीका होता है डिस्टिंग्विश करने का इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को। Thus isomers give different ions when dissolved in water. जब आप इनको वाटर में डिसोल्व करोगे तो डिफरेंट आयन देंगे। ये देगा सल्फेट आयन और ये देगा क्लोराइड आयन। तो आपको यहाँ पे सल्फेट आयन का टेस्ट करना है और यहाँ पे क्लोराइड आयन का टेस्ट करना है। इस तरीके से दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है पेपर में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम कराया भी था कि सपोज करो वो आपको ये दे दे कि जब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ 1 मोल के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करेगा, 1 मोल ही AgCl देगा। तो आपको उसमें ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि 1 मोल देगा, 2 मोल देगा, 3 मोल देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितने टाइप के आइसोमर बनेंगे, कितने बनेंगे, आइसोमर कौन सा होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है बताना। इस तरीके के जो क्वेश्चन इस तरीके की आइसोमेरिज्म से आते हैं वो ज्यादातर आते हैं उनके टेस्ट से रिलेटेड कि टेस्ट करने पे कौन सा आयन देगा। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? व्हेन एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये डिपेंड करती है एम्बीडेंटेट लिगेंड के टाइप के ऊपर। वर्ड से आपको समझना है, किसी भी चीज को रटना नहीं होता, वो जो उसका मेन वर्ड होता है उसको पकड़ के समझिए। लिंकेज, लिंकेज वर्ड का मतलब होता है जब एक एटम दूसरे एटम से क्या करेगा, लिंक करेगा, तो लिंक में चेंज है। ठीक है, यानी कि उसका लिंक करने का तरीका अलग अलग होगा दोनों में। और ऐसा तरीका किसके साथ पॉसिबल है? एम्बीडेंटेट लिगेंड के साथ। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? मैंने बताया था एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम हो। कभी वो इससे मेटल के साथ लिंक कर जाए, कभी इससे कर जाए। जैसे कि आपका है NO2 लिगेंड है। अब NO2 लिगेंड के अंदर क्या है? नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड किया, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड किया। अगर नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड होगा तो NO2 लिखा होगा, अगर ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड है तो लिखा होगा ONO। ONO, ठीक है। तो अब लिगेंड भी सेम है, मेटल भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ सेम है, बस बाइंडिंग का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ बाइंड है नाइट्रोजन के थ्रू और इसमें कोबाल्ट के साथ बाइंड कर गया है ऑक्सीजन के थ्रू। तो इसी को हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस आइसोमेरिज्म के लिए जितने भी एम्बीडेंटेट लिगेंड है वो आपको पता होने चाहिए कि उसमें कौन कौन से डोनर एटम है और वो किस किस टाइप से बाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा HCN का है, HCN में सल्फर भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है, तो यहाँ पे सल्फर के थ्रू अटैच हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू। दोनों के दोनों कैसे आइसोमर्स? लिंकेज आइसोमर्स है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसका कलर होता है रेड और इसका होता है येलो। ठीक है, यहाँ पे ONO जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बाइंडिंग है। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होगी? हाइड्रेट वर्ड का मतलब होता है हाइड्रेट, हाइड्रा, एक्वा, इन वर्ड का मीनिंग होता है वाटर। ठीक है, वाटर जो होता है ज्यादातर जब कहीं भी किसी मेटल आयन के साथ, किसी मेटल आयन का अगर एक्वस सॉल्यूशन है और उसके साथ कोई और लिगेंड बाइंड नहीं कर रहा है तो वाटर अपने आप से बाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये बिहेव करता है एज अ लुईस बेस और एज अ लिगेंड, एज अ डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये करेगा डोनेट किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो वाटर हमेशा बिहेव करता है एज अ लिगेंड और इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे किसी के अंदर CrCl3 6H2O तो डॉट 6H2O इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में? ये भी एक तरीके की आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। इसमें एक्सचेंज होगा लिगेंड का कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनाइजेशन स्पेयर के बीच में, लेकिन उनमें से एक लिगेंड होगा वाटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है CrH2O का 6Cl3। अब यहाँ पे एक वाटर बाहर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल, और एक Cl अंदर चला गया। यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गए और यहाँ पे
2 Cl अंदर चले गए। तो ये भी एक टाइप की आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, बट इसमें कोई एक लिगेंड जो मेटल के साथ बाइंड किया हुआ है वो क्या होगा, वाटर होगा। अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कोई एक लिगेंड वाटर है तो वो जो है उसको हम कहेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और इनमें फिर क्या होता है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसका ये कलर होता है इसका वॉयलेट, इसका होता है लाइट ग्रीन और इसका होता है डार्क ग्रीन। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वाटर का एक्सचेंज हुआ है। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया, एक Cl अंदर चला गया। 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आए, 2 Cl अंदर चले गए। तो मेटल के साथ पहले 6 के 6 लिगेंड थे, कैसे, वाटर। 6 के 6 लिगेंड एक जैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब 5 एक जैसे है, एक अलग है। 4 एक जैसे, एक अलग है। तो इससे मेटल की ज्योमेट्री जो है चेंज हो जाएगी, आइडियल नहीं रह जाएगी। जब किसी भी मेटल एटम को एक जैसे लिगेंड सराउंड करे तो एनवायरनमेंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ सेम होता है। लेकिन अलग अलग टाइप के अगर लिगेंड हो तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और एनवायरनमेंट चेंज होगा, ज्योमेट्री चेंज होगी, तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है। अगर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर आपका कोऑर्डिनेशन आयन जो है कैटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो, कैटायन भी एनायन भी, तो दोनों के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज जब होगा उसी को कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे ये है CONH3 का 6, सपोज करो ये कैटायन है और ये एनायन है। यहाँ पे लिगेंड है एमीन और यहाँ पे क्या है Cn, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे लिगेंड का एक्सचेंज हुआ, कोबाल्ट के साथ Cn अटैच हुआ और क्रोमियम के साथ अमोनिया या एमीन इसको बोलेंगे। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल है। इसी के साथ एक दूसरी होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये वाली आइसोमेरिज्म मिलेगी उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जिनके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं, जो कोई भी एक लिगेंड जब दो मेटल एटम से के बीच में अटैच हो, एक ब्रिज का काम करे दो मेटल एटम के, उसको कहते हैं हम ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। जैसे ये है यहाँ पे NH2 कोबाल्ट के साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स के अंदर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको कौन सी आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कहाँ पे एक्सचेंज होगा, ब्रिजिंग लिगेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो साइड लिगेंड है उनमें एक्सचेंज होगा। यहाँ पे एक NH3 मॉलिक्यूल इधर चला गया है और एक Cl मॉलिक्यूल इधर चला गया, तो ये जो दो एटम है जो ब्रिज के थ्रू अटैच है, उन दोनों एटम के बीच में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होगा और उसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है लिगेंड आइसोमेरिज्म, मतलब अब मेटल एटम का कुछ नहीं, अब लिगेंड के अंदर कोई चेंज आएगा। लिगेंड के अंदर क्या चेंज आएगा, इफ लिगेंड एग्जिस्ट इन 2 और मोर आइसोमेरिक फॉर्म, अगर लिगेंड ही एक से ज्यादा आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को, जैसे कि एग्जांपल देखिए ये है प्रोपाइलिडीन डाइअमीन, ठीक है। यानी कि एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल है और उसके अंदर दो एमिनो ग्रुप जुड़े हैं। अगर मैं इस कार्बन एटम को 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो यहाँ पे 2 और 3 के साथ अटैच है और यहाँ पे 1 2 3, तो ये है 1 2 पोजीशन पे अटैच एमीन ग्रुप और ये है 1 3, तो इसको हम कहेंगे 1 2 डाइअमीनोप्रोपेन और ये है 1 3 डाइअमीनोप्रोपेन। लेकिन दोनों के साथ क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर तो सेम है, नंबर ऑफ डोनर एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, बस उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब इससे कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज नहीं आया, इससे क्या हुआ, सिर्फ लिगेंड में चेंज है। तो या तो वो इसके थ्रू बाइंड करे या इसके थ्रू बाइंड करे, कहानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ डोनर एटम सेम रहेंगे, बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। और इसी टाइप की आइसोमेरिज्म को, जिसमें लिगेंड जो है एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, लिगेंड के अंदर आइसोमेरिज्म है और वो लिगेंड फिर बाइंड कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं क्या, लिगेंड आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही रेयर पूछी जाती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें देखा जाता है पॉलीमर्स जो होते हैं उनके अंदर इसमें देखा जाता है, क्योंकि पॉलीमर्स के अंदर तो n नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, एक यूनिट जुड़ सकते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि एटम का रेशियो किन किन के अंदर सेम आया है। तो जिसके अंदर एटम का रेशियो सेम आ जाता है वही पॉलीमर आइसोमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।